तो हम अपना जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। अगला जो डिस्कशन है जो कंटिन्यू चल रहा है अपना एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, और जो वीडियोस आ रहे हैं आप लोगों को शायद अच्छे लग रहे होंगे, आपके हेल्पफुल होंगे वो आपके स्टडी में। जैसे कि आपको पता है अभी जो एडवर्स कंडीशंस है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और आपके को यूँ लग रहा होगा कि छुट्टियां हो रही है, पढ़ाई नहीं करना पड़ रहा। ये नहीं सोचिए आप लोग, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखिए और कंटिन्यूअस उसके साथ जुड़े रहिए, ताकि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं या जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर मतलब आप सक्सेस हो सके। तो अच्छे से अच्छी मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो हमेशा डिसिप्लिन और डेलीगेशन और इंटेलिजेंस के साथ अगर मेहनत करता है, कि स्मार्ट स्टडी करता है, तो उसको ज़रूर सक्सेस मिलती है। ठीक है। और आप जो ये लोग ये वीडियो जो भी जना इसको देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वो अपनी नज़र दिमाग के साथ साथ एक छोटा सा काम और कर दीजिए। आपकी जो अंगुली है, एक रेड बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब वाला, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको इसकी नीड है। ठीक है। तो चलिए अपना जो डिस्कशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो डिस्कशन था पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम लोग बात कर रहे थे एड्रिनल पर। एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। ये एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसकी एनाटॉमी के बारे में हमने देखा था। ठीक है, इसके ऊपर देखा था हमने। थोड़ा सा इसको रिकेप कर लेना है। हमने इसकी पोजीशन देखी थी, सुप्रारेनल पोजीशन होती है, यानी वर्क किडनी के ऊपर होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्रायंगुलर शेप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। दो पार्ट होते हैं इसके, एक इंटरनल पार्ट होता है जिसको आपने मेडुला कहा था, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको आपने कोर्टेक्स कहा था। ये वाला जो पार्ट है इसको आपने क्या कहा? कोर्टेक्स बोला था। ये वाला जो पार्ट है इसको आपने क्या कहा था? मेडुला कहा था। क्या कहा था? इसको हिंदी में मध्यांश कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं, वलकुट। इसको क्या बोलते हैं? वलकुट कहते हैं। ये दो पार्ट होते हैं जनरली अपने किडनी के अंदर। हमने मध्यांश यानी कि मेडुला के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इस पे इससे कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। इसके दो हार्मोन बताए थे हमने, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं। इसकी एनाटॉमी में हमने देखा था कि ये न्यूरल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, एक प्रकार का सिंपैथेटिक गैंग्लिया होता है, और इसकी सेल्स को हमने पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियंस माना था। और इससे होने वाले जो हार्मोन का सिक्रेशन था उनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहा था आप लोगों ने। दोनों को फियर फाइट एंड फ्लाइट कंडीशंस यानी सिचुएशंस के अंदर, यानी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में काम आते हैं ये हार्मोन। इनका फंक्शन भी हमने देखा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉर्टेक्स पर डिस्कस करेंगे। कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसके तीन रीजन होते हैं। इसकी एनाटॉमी के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। जो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स होता है, इसके तीन रीजन आपको नजर आएंगे। कितने रीजन नजर आएंगे? अगर आप इसके कट सेक्शन में देखेंगे तो आपको जो कट सेक्शन दिख रहा है उसके अंदर आपको तीन रीजन नजर आएंगे। इसका एक रीजन तो सबसे बाहर वाला होता है, उसके बाद में इसके एक अंदर वाला रीजन होता है, और फिर एक अंदर सबसे अंदर रीजन होता है। ये तीन रीजन आपको नजर आएंगे। तीनों जो रीजन है इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या कहते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। इसको क्या कहते हैं बेटा? जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जोना रेटिकुलेटा, रेटिकुलेरिस। क्या कहते हैं? जोना रेटिकुलेरिस भी कहते हैं। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, इसकी सेल्स जो होती है वो कॉल्यूमनर सेल्स होती हैं। कॉल्यूमनर सेल का बना होता है। इन सेल्स की खास बात ये होती है कि इनमें एसईआर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसकी मात्रा इसके अंदर ज्यादा होती है। गाल्जी बॉडी की भी इसके अंदर मात्रा ज्यादा होती है। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी
काफी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो SER जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये क्यों होती है इसका रीजन मैं भी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ये जो जोना फेसिकुलेटा जो है, इसकी जो सेल्स होती है, इसकी सेल्स होती है बेटा पॉलीहेड्रल। कैसी सेल होती है? पॉलीहेड्रल सेल्स होती है, या इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुभुजीय सेल होती है। समझिए बात को। जोना ग्लोमेरुलोसा की सेल्स कैसी होती है? कोल्यूमनर, मतलब स्तंभाकार। कैसी सेल होती हैं? स्तंभाकार सेल होती हैं। और जोना फेसिकुलेटा की जो सेल्स होती है वो पॉलीहेड्रल सेल होती है। कैसी सेल होती है? पॉलीहेड्रल सेल होती है। इन दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? SER की क्वांटिटी ज्यादा होती है। किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है? SER की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जोना फेसिकुलेटा की एक बात और भी है कि इसमें पिगमेंटेड सेल्स पाई जाती हैं, जो इस एड्रिनल ग्लैंड को कलर प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। जो किसमें होती है? जोना फेसिकुलेटा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? जोना फेसिकुलेटा के अंदर होती है। ये तो था इसका एक जनरल डिस्कशन जो आपको मैंने अभी बताया। मैंने आपको बताया कि जो कोर्टेक्स पार्ट है एड्रिनल का, उसमें 3 जोन है। एक जोन कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा है। दूसरा जोन कौन सा है? जोना फेसिकुलेटा है। तीसरा जोन कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस है। आपको ये जो जोनेशन है इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ये भी बताया कि आपको जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर जो सेल्स है वो कॉलमनर टाइप की दिखेगी। जोना फेसिकुलेटा जो होता है उसके अंदर जो सेल्स होगी पॉलीहेड्रल या हेक्सागोनल टाइप की सेल्स होती है। और ये एक बात और बता देता हूं मैं इसके अंदर कि ये जो एड्रिनल कोर्टेक्स का सबसे मेजर पार्ट होता है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जो होता है वो एड्रिनल कोर्टेक्स का मेजर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? इट्स द मेजर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स का मेजर पार्ट होता है। इस बात को आप समझिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। जोना फेसिकुलेटा जो है मेजर पार्ट होता है, सो मैक्सिमम पार्ट बनाता है। इसकी जो सेल्स होती है पिगमेंटेड सेल्स होती है, जो क्या करती हैं इस कोर्टेक्स वाले पार्ट को या एड्रिनल ग्लैंड को क्या प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं? कलर प्रोवाइड करवाने का काम करती है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं हम लोग कि एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो हमने देखा कि 3 पार्ट हैं इसके। एक तो है ग्लोमेरुलोसा, दूसरा कौन सा है बेटा? रेटिकुलेटा। तीसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा? फेसिकुलेटर। तीसरा कौन सा है? रेटिकुलरिस। तीसरा कौन सा पार्ट है? रेटिकुलरिस। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? फेसिकुलेटा कौन सा करता है? और रेटिकुलरिस कौन सा करता है? देखिए, मैंने एड्रिनल जो है उसका जो कोर्टेक्स होता है, इस कोर्टेक्स के 3 पार्ट बताए। कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए। 3 जोन है इसके। जो जोन है वो जोन कितने हैं? 3 है। एक तो कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा। एक कौन सा है? जोना फेसिकुलेटा। तीसरा कौन सा है? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, 3 जोन है इसके। और इससे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? देखिए, एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले हार्मोन को हम लोग कॉर्टिकोइड्स हार्मोन कहते हैं। कौन से हार्मोन कहते हैं? कॉर्टिकोइड। इनको जनरली क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोइड्स हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल का जो कोर्टेक्स है, इस कोर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है, उन हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टिकोइड्स हार्मोन कहते हैं। ये कॉर्टिकोइड्स जनरली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो कॉर्टिकोइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकोइड। पहला हार्मोन कौन सा है? पहला कॉर्टिकोइड्स कौन सा है? मिनरेलोकॉर्टिकोइड है। दूसरा कौन सा कॉर्टिकोइड है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। दूसरा कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। और तीसरा कौन सा है? सेक्स स्टेरॉइड। तीसरा कौन सा है? सेक्स स्टेरॉइड। ये 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं एड्रिनल के कोर्टेक्स से। और ये तीनों हार्मोन, जो तीनों टाइप के हार्मोन कहां से सिक्रेट होते हैं? देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स होता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो सिक्रेट होते हैं वो फेसिकुलेटा से। और सेक्स स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो कहां से सिक्रेट होते हैं? रेटिकुलरिस से होते हैं। कहां से सिक्रेट होते हैं? यहां पर थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि थोड़ी सी मात्रा में सेक्स स्टेरॉइड्स का सिक्रेशन कौन करता है? फेसिकुलेटा भी करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स का थोड़ी सी मात्रा में सिक्रेशन कौन करता है? रेटिकुलरिस भी करता है। कौन सा हार्मोन करता है? रेटिकुलरिस भी करता है। अब देखिए,
जो मिनरलोकोर्टिकोइड है इसका जो मेन हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? इसकी जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स है इसका जो मेन हार्मोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा यहां से डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन भी निकलता है, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन भी निकलता है। लेकिन जो मेन हार्मोन है मिनरलोकोर्टिकोइड का वो कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन है। इसके अलावा इसका जो सब्सिडरी हार्मोन होता है वो कौन सा निकलता है? डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। कौन सा निकलता है? डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन भी होता है मिनरलोकोर्टिकोइड में। लेकिन ध्यान रखना है आप लोग जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उस लेवल पर एल्डोस्टेरॉन इज अ मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड में जो मेन हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। इसके अलावा भी हार्मोन निकलते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टिसोन कहते हैं या डीऑक्सीकोर्टिसोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टिसोन या डीऑक्सीकोर्टिसोन। इनको क्या कहते हैं? डीऑक्सीकोर्टिसोन। मैं वापस बता रहा हूं, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है उसका मेन हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल है। जिसके अंदर कौन सा, इसके अलावा कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टिसोन और डीऑक्सीकोर्टिसोन भी होते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से लगभग 40 से 51, एड्रिनल का जो कोर्टेक्स है वहां से लगभग 40 से 51 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। लेकिन केवल कुछ 7 से 8 हार्मोन जो होते हैं वही एक्टिव फेज में होते हैं, बाकी हार्मोन एक्टिव फेज में नहीं होते। हम लोग जिस लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं वहां पर हम लोग कुछ मेजर हार्मोन्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मिनरलोकोर्टिकोइड का काम जो है, सॉरी उसमें कौन सा मेन हार्मोन है? वो एल्डोस्टेरॉन है। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाला हार्मोन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, जो हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डीऑक्सीकोर्टिसोन भी यहाँ से निकलता है। इसके कोर्टिकोस्टेरॉन भी निकलता है। इसके अलावा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वहां से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनको कोर्टिसोल कहते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड का मेन जो हार्मोन है वो कोर्टिसोल है। इसके अलावा कोर्टिसोन या डीऑक्सीकोर्टिसोन भी सिक्रेट होता है। सेक्स स्टेरॉइड की अगर अपन बात करें तो सेक्स स्टेरॉइड्स के अंदर मेनली जो होता है वो मेल एंड्रोजन सिक्रेट होता है। कौन सा सिक्रेट होता है? मेल एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? इसके अलावा यहां से प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होता है, लिमिटेड, बहुत कम क्वांटिटी में। लेकिन यहां पर जो मेन जो है वो क्या निकलता है? मेल एंड्रोजन निकलता है, जिसे DH शॉर्टली हम लोग एब्रिवेटेड फॉर्म में DHEA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? DHEA भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली जब स्टार्ट में किया था कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वहां से जो सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन होते हैं जनरली कोर्टेक्स से, वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। तो जो स्टेरॉइड्स का जो प्रीकर्सर होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। वो कौन होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का हमें एक मेन फंक्शन जो है, प्राइमरी जो फंक्शन है वो तो एक तो ये समझ में आ गया कि कोर्टिसोल अपनी बॉडी की, सॉरी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अपनी बॉडी में क्या काम करता है? वो इन स्टेरॉइड्स को फॉर्मेशन या सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक काम और भी होता है अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का, जो अपनी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन का जो है बेस बनाने का काम करती है, जहाँ पे फास्फोलिपिड के साथ वो क्या करती हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी करती है। इसके अलावा ये जो दूसरा जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है? वो स्टेरॉइड्स को फॉर्मेशन का काम करती है। हालांकि हमारी बॉडी में दो तरह की जो कोलेस्ट्रॉल होती है, एक लो कोलेस्ट्रॉल होती है, एक हाई कोलेस्ट्रॉल होती है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल होती है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, जो बहुत सारी मतलब कि अदर प्रॉब्लम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन लो कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे काम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जो स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन के लिए या जो सेल के जो मेम्ब्रेन है उसके बनाने के काम में आती हैं। तो हम बात करते हैं कि इनके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर। इससे पहले मैं छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूं। मैंने आपको बताया था कि इस जो ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा जो सेल्स होती है इनके अंदर SER की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और आपने अगर सेल बायोलॉजी पढ़ी है पहले, या सेल्स के बारे में डिस्कशन पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है
वो क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है, लिपिड या वसा के संश्लेषण में भाग लेती है। किसके संश्लेषण या सिंथेसिस में भाग लेती है, लिपिड या फैट के सिंथेसिस में भाग लेती है। और वो लिपिड या फैट का उसका जो प्रीकर्सर होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल। और आपको पता है कि ये जितने भी स्टेरॉइड्स हैं इनका भी प्रीकर्सर कौन है, कोलेस्ट्रॉल ही है। तो यहाँ पर एसईआर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बनेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके माइंड अप होने चाहिए, एकदम अच्छे से याद हो जाने चाहिए कि जोनो ग्लोमेरुलसा में किस टाइप की सेल होती है, उस सेल्स में किस सेल ऑर्गेनेलिज की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फेसिकुलेटा में क्या है, किस टाइप्स की सेल है, उसके किस मतलब टाइप्स की जो है ऑर्गेनेलिज की जो मात्रा है या क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी। अब उसके बाद में अपने डिस्कस किया था कि कौन कौन से हार्मोन इन जोन से निकलते हैं। मैंने आपको बताया मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स स्टेरॉइड्स, तीनों जोन्स के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स स्टेरॉइड्स के बॉडी में फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो जोना ग्लोमेरुलोसा है वहां से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो मेन ग्रुप है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप का जो मेन हार्मोन है उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरॉन। तो पहले एल्डोस्टेरॉन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो एल्डोस्टेरॉन है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसका सिक्रेशन रेगुलेशन कैसे होता है, इसका सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, ये मतलब कि कैसे मतलब बॉडी के अंदर या कब कब सिक्रेट होगा। जैसे कि हमने नाम पता चल गया कि ये कौन से ग्रुप का हार्मोन है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप्स का हार्मोन है। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी में जो फंक्शन करेगा वो मिनरल बैलेंस का काम करेगा। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं उनका क्या करता है, बैलेंसिंग का काम करता है, उनको स्टेबलाइज करवाने का काम करता है एल्डोस्टेरॉन। तो इसका जो रेगुलेशन है कैसे होगा, आपने जब रिनल फिजियोलॉजी पढ़ी थी या जब आप पढ़ेंगे रिनल फिजियोलॉजी तो वहां पर आप देखेंगे कि जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो जीएफआर घट जाती है। क्या हो जाती है, जीएफआर घट जाती है। व्हेन जीएफआर क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। जीएफआर जब डाउन होती है तो क्या होता है, इसका कारण मैंने आपको बताया, डिहाइड्रेशन हो गया, हेमरेज हो गया या कोई और रीजन हो गया जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, जीएफआर कम हो गई। तो अपनी जो किडनी होती है, किडनी की जो जेजी सेल, कौन सी सेल, जेजी सेल होती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है, वहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। उस हार्मोन को आप क्या कहते हैं बेटा, रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन कहते हैं, रेनिन हार्मोन कहते हैं, जो जेजी सेल से सिक्रेट होता है। इस रेनिन हार्मोन का काम क्या है, ये रेनिन हार्मोन लीवर से आने वाला, किससे, जो लीवर होता है, इस लीवर से सिक्रेट होने वाला जो एंजियोटेंसिनोजन है, कौन सा, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। कौन, रेनिन। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहां पहुंचता है, लंग्स में जाता है। कहां पे जाता है, लंग्स में एक फैक्टर होता है जिसको आप लोग एसीएफ कहेंगे। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल में आप रीनल फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब मैं आपको एक मैकेनिज्म बताऊंगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वहां पे आपको बहुत अच्छे से इसको और क्लियर करवाऊंगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्टली बता रहा हूं आपको। लंग्स में एक फैक्टर होता है जिसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर कहते हैं, एसीएफ कहते हैं। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, एड्रिनल कोर्टेक्स पर जाकर, किस पे जाकर, एड्रिनल जो कोर्टेक्स होता है उस पे जाकर एक्ट करता है और वहां से किसका सिक्रेशन करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। इसका सिक्रेशन करवाता है। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया कि पहला जो इसका फंक्शन है कि कैसे अपनी बॉडी के अंदर सिक्रेट होगा एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन की सिक्रेशन का एक कारण तो कौन हो सकता है कि जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा या हेमरेज होगा या और कोई अदर कंडीशन होगी जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो गया,
कम हो गया होगा और जीएफआर घट गई होगी, तो किडनी की जेजी सेल के द्वारा, जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स के द्वारा रेनिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। वो रेनिन क्या करता है, लीवर से आने वाला एंजियोटेंसिनोजन को क्या किस में कन्वर्ट करवाता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज रीच एट द लंग्स, और वहां पर एक फैक्टर होता है एसीएफ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर जो होता है, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, एंड देन इट्स एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और वहां से क्या सीक्रेट होगा, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा, और वो वापस क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन या स्टेबलाइज करने का काम करेगा। किसका काम करेगा? सेकंड चीज देखते हैं, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसके सिक्रेशन का, सेकंड जो है वो है सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन। ठीक है, सीरम पोटेशियम जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रोमिनेंट फैक्टर होती है एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन के लिए। सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन से क्या होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम की क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो, या बॉडी प्लाज्मा के अंदर या बॉडी सीरम के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत नैरो रेंज में होती है। 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसकी क्वांटिटी 3.5 से कम हो गई, अगर पोटेशियम की क्वांटिटी बॉडी के अंदर 3.5 से कम हो गई, तो क्या होगा, ये मसल को क्या करेगा, मसल वीक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, मसल्स को क्या करेगा, वीक करेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिस कहते हैं, और बाद में क्या होगा, पैरालिसिस होगा। क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। अगर इसकी क्वांटिटी किससे ज्यादा हो गई, 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, डायरेक्ट कार्डियक अरेस्ट होगा। डायरेक्ट क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं क्या बता रहा हूं, सीरम पोटेशियम लेवल की बात कर रहा हूं। सीरम पोटेशियम जो लेवल होता है वो बॉडी में बहुत नैरो रेंज में रिक्वायर्ड होता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं, और इसकी अगर मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी में तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कैलेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कब कहेंगे हाइपर कैलेमिया, जब इसकी 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, सीरम के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, तब उसको आप क्या बोल रहे हैं, हाइपर कैलेमिया बोलते हैं। और इसकी मात्रा 3.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर कम हो जाती है सीरम में, तब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। तो हमें एक और एलिमेंट जो है जो पता चल गया, जिसकी जो क्वांटिटी है उसकी कमी भी घातक है और ज्यादा भी क्या है, लेथल है। दोनों ही कंडीशन में अपने लिए क्या है, डेंजरियस होता है। इसको बहुत नैरो रेंज में मेंटेन करना है। तो ये जो पोटेशियम्स का जो लेवल है वो डायरेक्टली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एक तीसरी चीज मैं बताता हूं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जितने भी हार्मोन है, या कोर्टिकोइड्स जितने भी हार्मोन है, उनके सिक्रेशन के लिए कहीं ना कहीं एसीटीएच भी रेस्पॉन्सिबल होता है, कहीं ना कहीं एसीटीएच भी रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एल्डोस्टेरॉन के केस में दूसरी बात है, एल्डोस्टेरॉन के केस में दूसरी बात है। मैं बताता हूं आपको थोड़ी सी बात, जो हमने पहले से बात किया था कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस की जो CRH सेल थी, वहां से एक हार्मोन निकला था। कौन सा निकला था, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकला था, जो पिट्यूटरी के एडिनोहाइपोफाइसिस पर वहां से एक हार्मोन सीक्रेट करवाता है ACTH। और ये ACTH आकर कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर आकर एक्ट कर रहा था। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने यहां से क्या निकाला था, मेनली इसके प्रभाव से कोर्टिसोल। लेकिन इसका थोड़ा सा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, एल्डोस्टेरॉन पर। किसके ऊपर होता है, थोड़ा सा इफेक्ट किसके ऊपर होता है, एल्डोस्टेरॉन पर। हालांकि ये मेजर कारण नहीं है कि एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन करवा दे। इसका मेजर कारण कौन है, सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन और रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है, या रेनिन एंजियोटेंसिन जो फैक्टर है, वो एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन के मेजर फैक्टर है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अगला जो काम है, इसका फंक्शन क्या है। इसका
फंक्शन क्या है। एल्डोस्टेरोन की अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये मेनली जो फंक्शन करता है डीसीटी और सीटी पर फंक्शन करता है, डीसीटी और सीटी के ऊपर फंक्शन करता है। हमको पता है जो किडनी है, किडनी के अंदर जो हेनले लूप है, हेनले लूप के बाद वाली जो ट्यूब्यूल्स है, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है, उस ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। डीसीटी ओपन इनटू द सिटी, डीसीटी किस में ओपन होती है, सिटी में ओपन होती है। ये हेनले लूप है और ये पीसीटी है, आपको दिख रहा होगा। और पीसीटी के बाद में जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स जो बनती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। इसका जो फंक्शन होगा, मेन जो एक्ट होगा, ये एक नेफ्रॉन है। ये क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एल्डोस्टेरोन जो है वो किसके ऊपर फंक्शन करता है, लेट डीसीटी, एंड थोड़ा सा फंक्शन किसके ऊपर होता है, इसका सीटी के ऊपर होता है। दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, नेफ्रॉन के पार्ट है। किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के पार्ट है। ये आपका डीसीटी है और ये क्या करता है, ये क्या है, सीटी है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है वो क्या करेगा, ये लेट डीसीटी, जब एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा तो ये डीसीटी से किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। किसका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और इसको किसमें डालेगा, ट्यूब्यूल्स में। किसमें डालेगा, ट्यूब्यूल्स में। जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और किसमें डालता है, ये ट्यूब्यूल्स में इसको डालता है। ये इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ाता है, ब्लड में सोडियम का लेवल क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो इसके साथ साथ किसका एब्जॉर्प्शन होगा, H2O का भी एब्जॉर्प्शन होगा। जब H2O का एब्जॉर्प्शन होगा तो सोडियम और H2O का जब साथ एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के साथ ये किसका वॉल्यूम इंक्रीज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड का वॉल्यूम जो है इंक्रीज करवाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। एक काम तो इसका ये समझ में आ गया। ये क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। पहला फंक्शन तो क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। एक फंक्शन तो हमको ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसका देखिए, जब ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है तो इसके अपोजिट में ये क्या करवाता है, पोटेशियम को सिक्रीट कराने का काम करता है। ये क्या करता है, पोटेशियम को क्या करता है, ट्यूब्यूल से नेफ्रॉन में सिक्रेट करने का काम करता है और इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी करवाता है। क्या करता है, दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया, ये क्या करता है, सिक्रीट पोटेशियम आयन। क्या करता है, पोटेशियम आयन को सिक्रीट करवाने का काम भी करता है। तो इसके जो फंक्शंस थे वो हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुए कि एल्डोस्टेरोन कहां काम करेगा, एल्डोस्टेरोन लेट डीसीटी और सीटी पे काम करेगा। और वहां क्या काम करेगा, ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। क्या करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जब एल्डोस्टेरोन आएगा और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के साथ वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज होगा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। अब देखिए इसकी एब्नॉर्मलिटी से क्या होता है। अगर मान लीजिए एल्डोस्टेरोन का जो है सिक्रेशन कम हो गया, एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो गया, ठीक है, इसकी अगर या इसकी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। अगर मान लीजिए एक्सिस मात्रा में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है, कौन सी मात्रा में, एक्सिस क्वांटिटी में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो है का सिक्रेशन होता है। एक्सिस क्वांटिटी में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, ब्लड में पोटेशियम का जो लेवल है, पोटेशियम का लेवल कम होगा। ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होगा, पोटेशियम का लेवल कम होगा तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया होगा। क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। और हाइपोकैलेमिया होगा तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, पैरासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और पैरासिस के लिए जब रेस्पॉन्सिबल होगा, पैरासिस जब होगा या मसल वीक होगी तो क्या होगा, पैरालिसिस होगा। क्या होगा, पैरालिसिस भी होगा। क्या होगा बेटा, पैरालिसिस भी होगा। एक रीजन तो हमको ये समझ में आ गया कि अगर एल्डोस्टेरोन का एक्सिस क्वांटिटी में सिक्रेशन होता है तो पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होता है, सीरम पोटेशियम जो कंसंट्रेशन है वो डाउन आएगी, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया। जिससे क्या होगा, पैरासिस होगा, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, मसल वीकनेस। क्या कहते हैं,
मसल्स वीकनेस कहते हैं। इससे क्या होगी, मसल वीकनेस होगी, वीक को कमजोर हो जाएगी मसल्स, और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसका रीजन देखिए, दूसरा रीजन क्या है, अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बॉडी में ज्यादा होता है तो सोडियम का लेवल ब्लड प्लाज्मा में बढ़ेगा, ब्लड के अंदर जिसे हम लोग हाइपरनेट्रिया कहेंगे। क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रिया कहेंगे, यानी कि सोडियम का लेवल बढ़ा, इसकी वजह से क्या हो गया, हाइपरनेट्रिया हो गया। क्या हो गया, हाइपरनेट्रिया हो गया। सोडियम के साथ साथ मैंने आपको बताया कि H2O का अवशोषण भी होता है, तो इस दोनों की होने से क्या हो गया कि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। मतलब इसकी एक्सिस क्वांटिटी से क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हालांकि जनरली जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का कारण होता है वो एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता है, जो कि एज फैक्टर के साथ वर्क करता है, लेकिन इसका जो अदर रीजन होता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, तो वो कौन होता है, वो एल्डोस्टेरोन होता है। अगर यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डॉक्टर क्या करवाता है, सीरम पोटेशियम लेवल को चेक करता है जनरली, और वो पता लगाता है कि कहीं एल्डोस्टेरोन तो उसका एक रीजन नहीं है। तो एल्डोस्टेरोन ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाने का काम भी करता है, अगर एक्सिस क्वांटिटी में एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है तो। ठीक है, तो हमने डिस्कशन किया एल्डोस्टेरोन का फंक्शन इसकी एक्सिस क्वांटिटी में। इसके जो डेफिशिएंसी से या एल्डोस्टेरोन की जो कम सिक्रेशन से जो डिजीज होती है, जिसे हम लोग एडिशन डिजीज कहते हैं, है ना, उसके ऊपर मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं कोर्टिसोल आपको पढ़ाऊंगा। तो इसकी बढ़ी हुई मात्रा से जो डिजीज होती है उसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स डिजीज। क्या कहते हैं इसको, कॉन्स डिजीज कहा जाता है। इसकी जो एल्डोस्टेरोन की जो एक्सिस क्वांटिटी में सिक्रेट होने से जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, कॉन्स डिजीज कहते हैं। इसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है उसको हम लोग एडिशन डिजीज कहते हैं। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो डिजीज है उसको हम लोग जब कोर्टिसोल पढ़ेंगे उसके साथ हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर बाद में जब आपको कोर्टिसोल पढ़ाऊंगा तो कोर्टिसोल के अंदर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से आप लोग इसको वॉच करें। अगर नहीं समझ में आता तो आप अपनी क्वेरीज उसके अंदर उसमें कमेंट में मुझे डाल दीजिएगा, मुझे लिख के भेज दीजिएगा। मैं आपको जो है अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के अंदर उसको शॉर्ट आउट करवा दूंगा। थैंक यू। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।